हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडिएशन गुरु। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डार्क रूम के बारे में। ठीक है, डार्क रूम बीआरटी एंड डीआरटी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो बेसिकली डार्क रूम, जैसे नाम से पता लग रहा है, डार्क रूम इज व्हाट, अंधेरा कमरा। तो क्या सच में डार्क रूम वही होता है, अंधेरा कमरा? तो जी हाँ, डार्क रूम एक वो रूम होता है जहाँ पे हम फिल्म को प्रोसीड करते हैं, और फिल्म को प्रोसीड करते टाइम कोई भी बाहर की लाइट या ब्राइट लाइट उस रूम में नहीं आनी चाहिए। यदि उस रूम में कोई भी ब्राइट लाइट आई तो आपकी जो फिल्म है वो खराब हो जाएगी। ओके, इसलिए इसको डार्क रूम बोलते हैं, है ना। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि एक्सरे रूम अलग होता है और डार्क रूम अलग होता है। एक्सरे रूम वो होता है जहाँ पे हम पेशेंट की पोजिशनिंग करके फिल्म को एक्सरे से एक्सपोज करते हैं, ठीक है। और डार्क रूम वो होता है जहाँ पे हम उस फिल्म को लेके जाते हैं और फिल्म को प्रोसीड करते हैं ताकि उसमें इमेज दिख जाए, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डार्क रूम होता है वो क्या होता है, एक फिल्म प्रोसेसिंग रूम होता है, मतलब जहाँ पे फिल्म को प्रोसीड किया जाता है, फिल्म के साथ मतलब जो भी अपन को इमेज के लिए करना होता है वो किया जाता है। तो ये फिल्म प्रोसेसिंग रूम है, ठीक है। अब अपन कोई भी कमरा बनाते हैं तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि अपन उस कमरे को क्यों बना रहे हैं, उस कमरे को कहाँ बनाना है, उस कमरे की साइज क्या होगी, किस साइज में बनाना है। तो क्यों बनाना है सबसे पहले इस कमरे को, ताकि हम फिल्म को प्रोसीड कर सकें, ठीक है। क्यों, लोकेशन क्या होगी, कहाँ बनाना है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है क्या, कहीं पे पूछा कि अपन डार्क रूम बना दें? नहीं। तो अपन को इसकी जो लोकेशन है वो होती है एक्सरे रूम की जस्ट बगल में, ठीक है, एक्सरे रूम के पास में, है ना। और कोई भी हम कमरा बनाएंगे तो उसकी साइज देखेंगे कि कितने साइज का वो होना चाहिए, उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, तीनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो हाइट होती है, किसके, डार्क रूम की जो अपन हाइट बनाएंगे, सीलिंग से छत से जो हाइट होगी वो होगी 11 फीट। और जो लेंथ एंड विड्थ होगी वो होगी 10 by 10, मतलब 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब हम कोई भी कमरा बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें हमें वेंटिलेशन देना है, उजाला देना है या नहीं देना है। तो ऑब्वियसली हमें रूम को डार्क रखना है, अंधेरा रखना है उसमें। इस वजह से हम इसमें विंडो को अवॉइड करते हैं, इसमें विंडो नहीं बनाएंगे, हम इसमें वेंटिलेशन नहीं देंगे, ठीक है। तो एक कमरा बनाने के लिए ये बेसिक चीज ऐसी है कि हमें पता होना चाहिए कि क्यों बनाना है, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, वेंटिलेशन देना है नहीं देना है ना। हाँ, इसके अलावा अपन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, पर अपन को नॉर्मल चीजें तो पता हो गई। अब इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, देखिए, कोई भी अंदर कोई काम चल रहा होगा, सपोज करो आपने रूम बना दिया, ठीक है। अब अंदर यदि कोई काम चल रहा है तो बाहर वाले इंसान को कैसे पता होगा कि अंदर कोई काम चल रहा है? तो इसके लिए इसके एंट्रेंस पे एक रेड लाइट लगाते हैं, जैसे आपने ऑपरेशन थिएटरों में देखा होगा ना, कि बाहर एक रेड लाइट लगी रहती है। दैट मीन्स यदि वो जल रही है तो अंदर आपका जो काम है वो चल रहा है। तो ये वही सेम चीज यहाँ होती है, इसमें भी बाहर है वो रेड लाइट लगी रहती है, जो अपन को ये इंडिकेट करती है कि अंदर वर्क चल रहा है, ठीक है। और इसमें कोई भी मेटेलिक यदि कोई भी स्विचेस वगैरह है, इसमें डार्क रूम के अंदर यदि कोई भी स्विच वगैरह है, अब अंधेरे में गलती से गलत स्विच, मतलब गलत जगह हाथ हो गया तो अपन को करंट आ सकता है ना। इसी वजह से यहाँ जितने मेटेलिक चीज होती है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल वगैरह के जो चीजें होती है उनको अर्थ कर देते हैं, ठीक है, अर्थिंग कर देते हैं उनकी, जिसकी वजह से उसमें काम करने वाले वर्कर्स को कोई भी करंट वगैरह ना आए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। चलो अब एक कमरा बन गया, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि इसके फ्लोर, इसकी जमीन किस तरीके से रखनी है, इसकी वॉल दीवार किस तरीके से बनानी है ना। और इसकी इसकी जो सीलिंग है, जो छत है, वो कैसे रखनी है। तो ये तीन चीज बेसिक हम देखते हैं एक कमरे बनने के बाद, कि अब वॉल पे तो क्या करना है, क्या उसे सीमेंट ही नहीं रहने देना है, या फिर किस तरीके से करना है, हमें फ्लोर किस तरीके से करनी है ना, और सीलिंग किस तरीके से करनी है। तो ये तीन चीजें देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो रूम बनने के बाद वॉल, सीलिंग एंड फ्लोर, ओके। तो वॉल्स वॉल्स कैसी होनी चाहिए, दीवार दीवार कैसी होनी चाहिए, ठीक है। दीवार बन गई, उसके बाद अपन को उस पर कलर करना है। तो हाँ, उसमें अपन को कभी भी डार्क कलर नहीं करना है। डार्क कलर क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो डिप्रेसिव कलर होता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से माना गया है, फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से माना गया है कि हमें डार्क कलर नहीं करना है। तो हमें कौन सा कलर करना है, हमें लाइट कलर करना है। हम उसको बनाएंगे, उसके बाद उस पर कौन सा पेंट, कौन सा करेंगे, लाइट कलर करेंगे, लाइट कलर का पेंट करेंगे। उसके बाद या तो व्हाइट पेंट यूज कर लो या तो क्रीम कलर का जो आता है ना, क्योंकि ये लाइट में माना जाता है, क्रीम कलर या व्हाइट पेंट कलर, ठीक है। उसके बाद हम या तो क्या यूज कर सकते हैं, दीवारों पे टाइल्स जो आजकल चल रही है ना, तो टाइल्स भी यूज कर सकते हैं। अब
टाइल्स यूज करेंगे तो सर हम रेगुलरली हमें जो अपना वॉल्स है उन्हें साफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि इस पर डस्ट लग गई है ना, फर्स्ट रेगुलरली विद वाटर पानी के साथ उसे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि यदि उस पर डस्ट लग गई तो वो जो डस्ट है वो अपनी फिल्म को खराब कर सकती है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो डार्क रूम का एनिमी होता है, जो दुश्मन होता है, वो कौन होता है? डस्ट होती है। तो डस्ट तो हमें उस रूम में रखनी ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा एनिमी होता है डार्क रूम का। तो हमें टाइल्स लगा रहे हैं, हम यदि पेंट कर रहे हैं तो उसे रेगुलरली हमें साफ करते रहना चाहिए, क्लीन करके करते हुए रहना चाहिए। उस पे गंदगी नहीं आनी चाहिए, डर्टी नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, क्योंकि वही बेस्ट एनिमी है किसका? अपने डार्क रूम। ये तो बात हो गई अपने पेंट की कि पेंट को हमें कैसे करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीलिंग की, जो छत होती है ना उसकी, कि अपन को डार्क रूम की छत किस तरीके से बनानी चाहिए। देखिए, कोई भी आपके जैसे उसमें अपन नल फिटिंग करवाते हैं, क्योंकि जो फिल्म को प्रोसीड करते हैं ना अपन, तो उसमें अपन को पानी की जरूरत होती है। मैं बताऊंगी अभी आप आगे कि किस तरीके से पानी के यूज होता है, बट होता है। तो जितने भी आपकी लाइन वगैरह जा रही है, पानी की सप्लाई वगैरह जा रही है, वो आप छत के अंदर करवाओ। ये जो आजकल फिटिंग होती है ना उस तरीके से, ये नहीं बाहर लीकेज हो रहा है, पानी नीचे आ रहा है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। सारी फिटिंग अंडरग्राउंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो सारी सीलिंग में यही है। तो सीलिंग में अपन को किस तरीके का पेंट करना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि टाइप ऑफ पेंट, हम किस तरीके का पेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। क्यों? क्योंकि जैसे मानो आपने जो भी पेंट किया तो उसका वो फ्लैक्स है ना, वो नीचे रखे हुए ये कैसेट या फिल्म पे आएगा। ठीक है, उसमें पड़ेगा उसका फ्लैक्स। तो इस वजह से जो टाइप ऑफ पेंट है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, माना जाता है। ठीक है, अब आपने सपोज करो प्लास्टर करवा दिया, प्लास्टर करवा दिया तो वो प्लास्टर क्या होता है ना, थोड़े टाइम बाद गिर गिर के और नीचे आने लगते हैं। तो वो यदि प्लास्टर नीचे गिर गिर के आएंगे तो आपकी फिल्म खराब हो जाएगी। कैसे खराब हो जाएगी? तो इस वजह से आपको प्लास्टर को क्या करना है? अवॉइड करना है। प्लास्टर को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो अपन को गुड क्वालिटी में जो पेंट आता है, जैसे आजकल चल रहा है मॉडर्न इमल्शन पेंट, है ना, गुड क्वालिटी में पेंट कौन सा चल रहा है आजकल? मॉडर्न इमल्शन। मॉडर्न इमल्शन पेंट वो यूज करना है। ठीक है, सीलिंग के लिए मॉडर्न इमल्शन एंड प्लास्टर को नहीं करना है। उसके बाद आती है फ्लोर। ठीक है, बात हो गई अपनी दीवार की, छत की। अब नीचे जमीन की भी तो बात करेंगे ना। तो नीचे जमीन की बात करेंगे अपन, फ्लोर की बात करते हैं तो ड्यूरेबल होनी चाहिए, दैट मींस टिकाऊ होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इजीली क्लीन, ऐसी ऐसी अपनी फ्लोर होनी चाहिए जो इजीली साफ हो जाए। ठीक है ना, कुछ गिरा फट से साफ हो गई तो इजीली क्लीन हो जाए, ऐसी फ्लोर होनी चाहिए। है ना, कुछ पानी गिरा है और स्लिप हो रहा है, जैसे अपन टाइल्स वगैरह यूज करते हैं तो उसमें ऐसे ही स्लिप होता है, क्योंकि दिखता ही नहीं है क्योंकि कुछ गिरा हुआ है। तो वो यूज नहीं करती है, ऐसे यूज करिए जहाँ जो हो स्लिप ना हो, स्लिपरी ना हो, जो आपकी नीचे की सरफेस है वो स्लिपरी ना हो, जिसपे स्लिप ना हो। ठीक है, नॉन पोरस होनी चाहिए। यदि कोई भी वाटर या कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपके नीचे गिरा हुआ हो तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ना कर सके, तो ऐसी होनी चाहिए नॉन पोरस। ठीक है, तो ये थी वॉल, सीलिंग और फ्लोर। ठीक है, अब आपने बात कर ली, आपने बना लिया डार्क रूम बना लिया। उसके बाद में अपन ने उसकी दीवार, छत और फ्लोर तीनों की बात करी, ये भी बन गई। तो अब क्या बिल्कुल डार्क रहेगा? बिल्कुल डार्क रहेगा तो ये इंसान ही नहीं दिखेगा, काम कैसे करेंगे अपन? फिल्म को उसमें कई सारे टैंक्स होते हैं जो उनमें डालना पड़ता है ना। तो ये सब कैसे डालेंगे बिना लाइट के? तो डार्क रूम में केवल एक लाइट यूज होती है, दैट इज कॉल्ड सेफ लाइट। ठीक है, सेफ लाइट आपकी फिल्म को इफेक्ट नहीं करती है। यदि उसके अलावा आप कोई भी बल्ब लगाते हैं या कोई ट्यूबलाइट लगाते हैं तो वो आपकी फिल्म को इफेक्ट करेगी और फिल्म आपकी खराब हो जाए। तो वो सब लाइट आपको अवॉइड करनी है, एक भी लाइट नहीं लगानी है। केवल और केवल डार्क रूम में यदि कोई लाइट लगेगी तो वो है सेफ। ठीक है, और अब मैं आपको एक डार्क रूम बना के बताती हूँ, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइडल डार्क रूम। ठीक है, आइडल डार्क रूम ही कुछ इस तरीके का होता है जिसमें आपका ड्राइंग रैक और ड्राई वर्क बेंच मिलकर ड्राई साइड को बनाती है। ड्राई साइड मीन सूखी साइड, जहाँ पे अपन केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं। कैसेट हुए, हैंगर्स हुए, स्टाम्प्स वगैरह हुए, इन सब चीजों का यूज अपन ड्राई साइड पे करते हैं। एंड वेट साइड इज वॉट? वेट साइड इज जिसमें अपन डेवलपिंग और वॉशिंग टैंक का यूज करते हैं, जो ये है इसको बोलेंगे वेट साइड। ठीक है, ये आपका एक आइडल डार्क रूम का डायग्राम। अब अपन डिस्कस कर रहे थे सेफ लाइट के बारे में, जो कि डार्क रूम में जो लाइट यूज होती है उसको बोलते हैं सेफ लाइट। एक तो डार्क रूम में ओनली लाइट ये है जो यूज होती है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट सेफ लाइट एंड इनडायरेक्ट सेफ लाइट। ठीक है, डायरेक्ट सेफ लाइट में अपन जो यूज करते हैं वो करते हैं मोनोक्रोमेटिक लैंप्स। कौन से लैंप्स? मोनोक्रोमेटिक।
मोनोक्रोमेटिक लेंस हम डायरेक्ट सेफ लाइट में यूज करते हैं, जो कि डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है, लाइक येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इन सब में। ठीक है, अब अपन शॉपकीपर के पास जाते हैं। सपोज करो आप लोग शॉपकीपर के पास गए एक लाइट या फिर कोई भी बल्ब लेने, ठीक है, वो आपको क्या बोलेगा, कितने वॉट का देना है। तो उसी तरीके से डार्क रूम में भी जो सेफ लाइट लगती है वो कितने वॉट की लगती है, 25 वॉट की लगती है, या 25 वॉट से कम की लगती है। अब देखिए, जैसे अपन इस टेबल पे मैं वर्क कर रही हूँ, सपोज करो ये कोई टेबल है जिसपे मैं आपकी फिल्म को डेवलप कर रही हूँ, फिर फिक्सिंग कर रही हूँ, फिर वॉशिंग कर रही हूँ, ड्राई कर रही हूँ, ये सारे प्रोसेस यहाँ हो रही है, एंड सेफ लाइट वहाँ लगी हुई है। ठीक है, तो सेफ लाइट से और जो वर्क करने वाली बेंच, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वर्किंग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग डिस्टेंस। ठीक है, जो वर्किंग डिस्टेंस होती है, जब 25 वॉट की अपन बल्ब यूज कर रहे हैं, तो ये वर्किंग डिस्टेंस बल्ब से लेके और जो काम करने की जो दूरी होती है, वर्किंग डिस्टेंस होती है। 25 हर्ट्ज की सेफ लाइट में जो डिस्टेंस होती है 1.2 मीटर होती है, 1.2 मीटर्स। और यदि अपन इस सेफ लाइट को रिड्यूस करके 15 वोट में ला दें, मतलब यदि अपन 25 वोट का बल्ब ना लगा के 15 वोट का बल्ब लगाए, तो ये जो सेफ लाइट होगी वो होगी 0.6 मीटर। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट सेफ लाइट में आता है, जिसमें मोनोक्रोमेटिक लेंस यूज होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज कलर की कलर में अवेलेबल होते हैं। और इसमें 25 वोट की अपन क्या यूज करते हैं, सेफ लाइट यूज करते हैं, जिसकी वर्किंग डिस्टेंस, ये क्या है, कौन सा डिस्टेंस है, ये वर्किंग डिस्टेंस है, ये होती है 1.2 मीटर। और यदि अपन 15 वोट का बल्ब यूज करेंगे तो इसकी वर्किंग डिस्टेंस 0.6 मीटर होगी। और ये जो डायरेक्ट सेफ लाइट है वो आपकी कई सारे कलर्स में अवेलेबल होती है। बात करें इनडायरेक्ट सेफ लाइट में, इनडायरेक्ट सेफ लाइट डिपेंड करती है आपकी इसका भी वोल्टेज होता है, ये कितना होता है, 60 वोल्टेज होता है इसका, 60 वोल्टेज होता है इसका। ठीक है, और ये जो इंटरनेट से फ्लाइट है कई सारे फिल्टर्स में फिट रहती है, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं उनमें क्या रहती है, फिट रहती है। ठीक है, और ये आपके जैसे वॉल, जो दीवार है, दीवार और जो सीलिंग, इसके रिफ्लेक्शन पे काम करती है ना। रिफ्लेक्शन में कैसे, जैसे अपनी लाइट लगाई, इसमें इंडायरेक्ट सेफ लाइट लगाई, तो पहले वो सीलिंग और वॉल पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि फिल्म अपनी कितनी इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है ना। अब देखिए आप क्या अपन जो सेफ लाइट है उसमें अपन पूरा काम कर सकते हैं या कितनी देर तक अपन फिल्म को रख सकते हैं। कोई तो एक ऐसा टाइम होगा ना, कोई तो एक ऐसा टाइम होता होगा ना कि उसके बाद वो सेफ लाइट की अपनी फिल्म को इफेक्ट करने लग जाए। तो उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होता है। वो कैसा टेस्ट होता है वो देखिए आप, जैसे ये आपकी सेफ लाइट है ना, दो टाइप की, जैसे ये फिल्म है, या तो ये फिल्म, फिल्म पे अपन ने रख दिया कॉइन, सिक्का एक, है ना। अब क्या किया अपन ने, जैसे दो टाइप की फिल्म होती है, तो एक्सपोज्ड फिल्म जो एक्सरे से एक्सपोज हो चुकी हो, और एक अनएक्सपोज्ड फिल्म जो एक्सरे से अभी तक एक्सपोज नहीं, यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने कोई सी भी फिल्म रख दी और उस पर कॉइन रख दिया, कॉइन रख दिया। अब अपन 1 मिनट तक केवल ऑब्जर्व करें, सेफ लाइट ऑन है इस टाइम पे। ठीक है, जो आपकी सेफ लाइट है वो ऑन है, वो जो ऊपर लगी हुई है वो सेफ लाइट है वो ऑन है। 1 मिनट तक आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कोई की आउटलाइन इस फिल्म पे दिख रही है, उसकी जो इमेज है वो इस पे दिख रही है। यदि नहीं तो 2 3 4 मिनट तक ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो एक टाइम आएगा कि जब कॉइन की आउटलाइन आपकी इस फिल्म पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, एंड वो टाइम आपका मैक्सिमम टाइम होगा। उस टाइम को अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टाइम। मतलब उस टाइम के बाद आपकी जो फिल्म है वो सेफ लाइट से भी इफेक्ट होना स्टार्ट हो गई। तो वो टाइम मैक्सिमम टाइम है, उस टाइम से पहले पहले अपन को फिल्म को प्रोसीड कर लेना है। उस टाइम के बाद आपकी जो फिल्म है वो सेफ लाइट से भी इफेक्ट होगी। तो ये टेस्ट होता है जिसमें अपन मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हैं, ये कितने टाइम तक अपनी सेफ लाइट फिल्म को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब अपन ने बात कर ली डार्क रूम की दीवार की हाइट की, उसकी विड्थ की और लेंथ की, और वॉल की, सीलिंग की, फ्लोर की, उसमें अपन कौन सी लाइट यूज करनी है उसकी। तो अपन गेट की बात करना भूल गए कि अपन को गेट इस तरीके का यूज करना है कि बाहर की कोई भी लाइट अपने डार्क रूम को पेनिट्रेट करके अंदर ना जाए। मतलब डार्क रूम में वो लाइट नहीं आनी चाहिए, इस टाइप का गेट अपन को यूज करना है। तो डार्क रूम में बेसिकली 3 गेट्स होते हैं, अभी अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। So we are discussing about the darkroom gate. There are 3 type of gate: the lock entrance, revolving door, and the labyrinth or maze. Okay? जो लॉक एंट्रेंस होता है, फर्स्ट टाइप है आपका गेट का, एंट्रेंस ऑफ डार्क रूम का, क्या है, द लॉक एंट्रेंस। ठीक है, जिसका जो दूसरा नाम है वो डबल डोर है। डबल डोर कैसे, देखिए जैसे आप गेट में घुसे, एक डोर होगा
उसके आगे दूसरा डोर होगा। डबल डोर मतलब इसमें 2 डोर होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है आपका लॉक एंट्रेंस, इसमें 2 डोर होते हैं, ठीक है? कोई पर्सन पहले गेट से निकला, जब तक वो दूसरे गेट में एंट्री करेगा ना, तब तक वो पहला गेट बंद हो जाएगा, जिससे लाइट नहीं आएगी। तो और जब वो दूसरे गेट से निकलेगा, तो दोनों गेट बंद हो जाएंगे। अब जैसे सपोज कीजिए कोई डार्क रूम में है और किसी को बाहर जाना है, ठीक है? पहला गेट खोलेगा, अब जब वो गेट खोलेगा तो दूसरा बंद है, इस वजह से लाइट नहीं जाएगी, ठीक है? और वो जैसे ही पहला बंद होगा, दूसरा खुल जाएगा। तो तभी तो पहले गेट की वजह से अंदर लाइट नहीं जाएगी। तो डबल डोर होते हैं, इसमें एक बंद रहता है तो एक खुला, एक खुला रहता है तो एक बंद, ठीक है? इसमें बेल और बजर प्रेजेंट रहती है। यदि गलती से कोई एक गेट खुला रह भी गया तो एक बेल होगी या बजर होगा, वो बच जाएगा, ठीक है? जिसकी वजह से अपन को पता लग जाएगा कि अपना कोई एक डोर है जो खुला रह गया है, ठीक है? दैट इज बेल और बजर। तो लॉक एंट्रेंस इसमें डबल डोर रहते हैं, 2 गेट रहते हैं इसमें। एक खुला रहता है तो दूसरा बंद हो जाता है, दूसरा खुला रहता है तो पहला बंद हो जाता है, ठीक है? और इसमें बेल और बजर प्रेजेंट रहते हैं, जिससे अपन को ये पता लग जाता है कि कोई भी एक गेट खुला हुआ है। बात करें रिवॉल्विंग डोर की, जो सेकंड टाइप होता है अपने उसका गेट का, ठीक है? रिवॉल्विंग डोर में क्या होता है, ये एकदम इजी, एकदम सिंपल और गुड होता है ना? और इसके रिवॉल्विंग डोर नाम से पता लग रहा है जैसे वर्टिकल एक्सिस पे रिवॉल्व करता है, ये घूमता है ना? रिवॉल्व करता है, ठीक है? इसका एडवांटेज ये है कि ये ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, जबकि लॉक एंट्रेंस पे क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस लेगा, क्योंकि डबल गेट है। एक गेट खुलेगा भी, फिर दूसरा गेट खुलेगा, तो काफी स्पेस लेता है जो लॉक एंट्रेंस है। जबकि रिवॉल्विंग डोर का एडवांटेज ये है कि ये ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, लेकिन यदि कोई भी पर्सन जल्दबाजी में या हड़बड़ाहटी में उस गेट से जाता है तो ये खुला रह जाता है, जिसके कारण लाइट पेनिट्रेट हो जाती है डार्क रूम में, ठीक है? जो थर्ड वन है वो है लेबिरिंथ और द मेज। ये आपका बेस्ट सॉल्यूशन है ना? सही है, एकदम अच्छा सॉल्यूशन है, इसे अपन यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा आपका स्पेस भी नहीं लेता है ना? बट इसमें क्या होता है ना कि जो इसमें क्या एडवांटेज है इसकी, ये है कि इसमें जो इस गेट के जो वॉल्स होती है ना, इस गेट की जो मतलब वॉल्स, वो ब्लैक कलर से पेंट रहती है। ब्लैक कलर से क्यों रहती है? यदि कोई भी लाइट गलती से बाहर से आ भी रही है, तो ब्लैक कलर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो वो लाइट अंदर नहीं जाएगी। इस वजह से जो लेब्रियथल इमेज है वो द बेस्ट सॉल्यूशन है। स्पेस भी नहीं लेता है, और इसमें जो वॉल्स है इसकी ब्लैक कलर से पेंटेड होती है, ताकि कोई भी लाइट को ये रिफ्लेक्ट ना कर पाए। उस गेट में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। अब जो डार्क रूम में होता है, 3 चीज बची है आपकी, पास बॉक्स, ड्राई साइड एंड वेट साइड। पास बॉक्स क्या होता है, देखिए पास बॉक्स आपका बेसिकली क्या होता है, पास बॉक्स मतलब नाम से पता लग रहा है पास करने के लिए काम आता होगा। तो जो डार्क रूम और एक्सरे रूम से कनेक्टेड होता है पास बॉक्स, ठीक है? जैसे आपने एक्सरे रूम में कोई भी कैसेट या पेशेंट को मतलब फिल्म को आपने एक्सपोज किया पेशेंट से, वो कैसेट को आप डार्क रूम में पहुंचाओगे किस तरीके से? या एक सॉल्यूशन है, पहले एक्सरे रूम को खोलो, फिर डार्क रूम को खोलो, फिर जाओ। और एक सॉल्यूशन ये है, आपका पास बॉक्स रहेगा, उसमें से दोनों साइड रहता है, उसका जो डोर है पास बॉक्स का, वो आपका एक्सरे रूम में भी रहेगा एज वेल एज डार्क रूम में भी रहेगा। तो आप एक्सरे रूम का गेट ऐसे खोलोगे तो एक स्मॉल विंडो टाइप होती है ये, है ना? जिससे बीच में एक वो लगा रहता है, मतलब 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, जिसमें एक में अपन एक्सपोज्ड फिल्म रखते हैं और एक में अनएक्सपोज्ड कैसेट, है ना? तो अपन को यदि कोई चीज पास करनी है, कैसेट को पास करनी है एक्सरे रूम से डार्क रूम में या डार्क रूम से एक्सरे रूम में, तो अपन उस पास बॉक्स के जरिए पास कर सकते हैं। पास बॉक्स का काम बेसिकली ये होता है, ठीक है? 2 कंपार्टमेंट्स रहते हैं, एक से एक्सपोज देते हैं, दूसरे से अनएक्सपोज लेते हैं। कोई भी पर्सन यदि एक्सरे रूम में है या कोई भी पर्सन डार्क रूम में है, उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वो वहीं से उसी रूम से उस पास बॉक्स की विंडो खोल के, उसको गेट को खोल के, और उसमें से वो कैसेट उतर दे सकता है, वो डायरेक्ट एक्सरे रूम में चली जाएगी। और वहां से यदि एक्सरे रूम में से किसी को कैसेट डार्क रूम में देनी है तो डायरेक्ट पासबुक के जरिए दे सकते हैं। पासबुक्स मैंने आपको बता दिया था, पासबुक ऐसा तो दिखता है, इसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं बताया था, जिसमें एक्सपोज्ड और एक में अनएक्सपोज्ड रखते हैं, ओके? अब हम बात करते हैं अपन ड्राई साइड और वेट साइड की, जो मैंने बताया था डायग्राम के थ्रू कि ड्राई मतलब सूखी साइड, मतलब अपन सूखी साइड क्या क्या रख सकते हैं, है ना? तो वो चीज है। तो ड्राई साइड 2 चीजों को कंसिस्ट करती है। तो ड्राई बेंच, एक बेंच होती है और एक ड्रॉवर होती है, ठीक है? ड्रॉवर में आप रख लो कोई भी ड्राई चीज, लाइक मार्कर है, स्टाम्प हुआ, पेड्स हुए, टेप्स हुई, ये सब चीजें आप ड्राई साइड की जो ड्रॉवर है उसमें रख सकते हैं। और एक होती है ड्राई बेंच, जो कि कवर्ड रहती है किससे? फाइबर बोर्ड, लिनोलियम और प्लास्टिक मटेरियल से कवर्ड रहती है ना? अब अपन ड्राई बेंच पे क्या क्या रख सकते हैं? देखिए ड्राई बेंच पे इतना स्पेस होता है कि कैसेट कैसेट की कुछ साइज इतनी होती है,
तो 3-4 कैसेट ऐसे वर्टिकली प्लेस्ड हो सके इतना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। एक के ऊपर एक कैसेट को नहीं रखा जाता है, इस तरीके से रखा जाता है। तो ट्राई बेंच भी इतना स्पेस होना चाहिए कि 3-4 कैसेट इजीली आ जाए उसमें, ठीक है। और एक बात तो बताती हूँ मैं आपको, फिल्म हैंगर जिसमें फिल्म को टांग के अपन डेवलपिंग, फिक्सिंग और टैंकिंग करते हैं ना, तो वो फिल्म हैंगर्स। फिल्म हैंगर्स से ही आप मुझसे पूछो कि अपन ये फिल्म हैंगर्स को किस साइड रखते हैं। फिल्म हैंगर्स को ड्राई साइड रखा जाता है या वेट साइड रखा जाता है, गीले में रखा जाता है या सूखे में रखा जाता है। तो फिल्म हैंगर्स को रखा नहीं जाता है, फिल्म हैंगर्स को टांगा जाता है। इसके लिए एक स्पेशली हुक होता है दीवार पे, ठीक है। हुक होता है ना, उसमें फिल्म हैंगर्स को टांगा जाता है, ठीक है। ड्राई साइड हो गई, ड्राई साइड में ड्राई बेंच हो गई। इसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि 3-4 कैसेट, 3-4 लार्जेस्ट कैसेट इस पे रखने में आ जाए। तो कवर्ड ही रहता है फाइबर बोर्ड, लिनोलिथियम और प्लास्टिक मटेरियल से। 3-4 लार्जेस्ट कैसेट इस पे रख सके, इसमें रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वेट साइड की। वेट साइड, तो डार्करूम का वेट साइड में अपन क्या क्या आता है, जिससे केमिकल से अपन जो भी प्रोसीड करते हैं ना फिल्म को, केमिकल, वाटर वगैरह, वो सब आपकी वेट साइड में आता है। इसमें कई सारे टैंक रखे जाते हैं। डेवलपिंग टैंक, ये जो टैंक है वो है डेवलपिंग टैंक, इसमें फिल्म को डेवलप किया जाता है, ठीक है। ये फिल्म प्रोसेसिंग नाम का टॉपिक है, उसमें अपन डिटेल स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे ये है डेवलपिंग टैंक, ये होता है फिक्सिंग टैंक। ये सारे टैंक्स जो है वो किस साइड में रखे हुए रहते हैं, वेट साइड में रखे हुए रहते हैं। वेट साइड है, उस जगह आपका डेवलपिंग टैंक रहेगा, फिक्सिंग टैंक रहेगा, एक वॉशिंग टैंक होता है, वॉशिंग टैंक रहेगा, ठीक है। ये सारे टैंक, और ये जो बने हुए रहते हैं वो रहते हैं स्टेनलेस स्टील के। किसके? स्टेनलेस स्टील के ये बने हुए रहते हैं और वेट साइड पे रखे रहते हैं। और इनको, इनमें जो केमिकल्स होता है वो आपका या तो किसकी फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में, और या लिक्विड की फॉर्म में होता है। दोनों फॉर्म में आपके केमिकल्स पाए जाते हैं वेट साइड में। तो वेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो वेट साइड पे मतलब रखी हुई होती है, ठीक है। बात करें अपन की, जब अपन इसमें विंडो अवॉइड करते हैं, किसमें? डार्क रूम में। डार्क रूम में यदि अपन क्या करते हैं, विंडो अवॉइड करते हैं, तो फिर क्या यूज करते हैं? तो डार्क रूम में विंडो नहीं होती है तो एसी यूज करते हैं, एयर कंडीशनर। और जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डार्क रूम का टेम्परेचर और डार्क रूम की ह्यूमिडिटी। ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है कि डार्क रूम का टेम्परेचर क्या होता है, डार्क रूम की ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो टेम्परेचर का डार्क रूम होता है 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री, मतलब सेंटीग्रेड में देखे तो 18.3 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फ़ारेनहाइट में देखे तो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आइडियल टेम्परेचर है किसका? डार्क रूम का। और यदि ह्यूमिडिटी की बात करें तो 40 to 60% इसकी ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है। ये सारी चीजें हैं बेसिक डार्क रूम में। डार्क रूम में भी अपन ने क्या क्या पढ़ा? डार्क रूम में पढ़ा अपन ने कि कितनी इसकी साइज होती है, डायमेंशन क्या क्या होती है, और कहाँ वो लोकेट होता है, विंडो कौन से यूज करनी है, नहीं करनी है, वॉल, फ्लोर, सीलिंग के बारे में, सेफ लाइट के बारे में, पास बॉक्स के बारे में, वेट साइड एंड ड्राई साइड के बारे में। तो ये बेसिक चीजें हैं जो डार्क रूम में आती है। इसके अलावा यदि अपन बात करें मेंटेनेंस की, कि किस तरह अपन को मेंटेन करना होता है। देखिए, अपन घर में रहते हैं, घर को मेंटेनेंस की, साफ सफाई की जरूरत होती है। ऐसे हर जगह होती है जिसमें मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो वैसे ही डार्क रूम को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। डे बाय डे उसको क्लीन करना होता है। केमिकल्स जो आप यूज कर रहे हो वो चेंज करने होते हैं। जो आप वाटर यूज कर रहे हो उसको चेंज करना होता है, ठीक है ना। रोड जो आप यूज कर रहे हो केमिकल्स को हिलाने के लिए, उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना होता है, उनको धोना होता है, साफ करना होता है, कोई डर्ट क्लीन, मतलब क्लीन रखना पड़ता है अपन को, उनकी वॉल्स को, सबको अच्छे से प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये सब मेंटेनेंस में आता है। तो ये डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यदि फिर भी आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।